कोलकाता में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होती नहीं दिख रही क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में डॉक्टर्स को काम पर वापस लौटने का आदेश दिया था। आज शाम 5 बजे तक की डेडलाइन है, लेकिन डॉक्टर्स काम पर लौटने के मूड में नहीं है। उल्टा डॉक्टर्स ने आज प्रोटेस्ट मार्च निकालने का फैसला कर लिया है। उधर ममता सरकार अब सख्ती दिखा रही है, एक्शन लिया जा रहा है। आरजीकर अस्पताल के 51 डॉक्टर्स के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। इन पर दूसरे डॉक्टर्स को धमकाने का आरोप लगा है। जांच के लिए इन्हें बुलाया गया है, उनको अस्पताल से दूर रहने के लिए कहा गया है। तो 5 बजे की डेडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं हड़ताली डॉक्टर्स। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि इसमें वामपंथी संगठन और बीजेपी के लोग शामिल हैं। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि जो मरीज इस कारण परेशानी में है उनका क्या होगा। कल आंकड़े भी पेश किए गए थे सुप्रीम कोर्ट से, 23 मरीजों की जान गई है इस हड़ताल से। ऋतिक मंडल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतिक, अब सरकार भी एक्शन में, 51 डॉक्टर्स को अस्पताल से दूर रहने के निर्देश और इन पर जांच भी। देखिए, मैं बता दूं कि ये जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, दरअसल जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके तरफ से कई बार ये कहा गया था। देखिए, इस तरीके की रिपोर्ट हमने भी इंडिया टुडे और आज तक के दर्शकों को हमने दिखाया था कि किस तरीके से लंबे समय से ये जो जूनियर डॉक्टर्स जो संदीप घोष के करीब माने जाते हैं या फिर सीनियर डॉक्टर्स भी उनमें से है, हाउस स्टाफ्स भी है, उनका जो नेटवर्क, जो नेक्सस काम करता था, उनके खिलाफ अब ये कार्रवाई हो रही है। इनमें इस लिस्ट में जो सरकार की तरफ से लाया गया है, इसमें जितने भी आरोपी है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिनको हिदायत दिया गया है कि अगले ये कार्रवाई खत्म होने तक और अगले निर्देश तक वो आरजीकर अस्पताल में पैर नहीं रखेंगे। ये दरअसल हम जो मान रहे हैं, ये संदीप घोष के करीबी जितने भी आरोपी डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ है। ये जो कार्रवाई हो रही है वो प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। लेकिन आपने ठीक कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आज 5 बजे तक का समय उन्हें दिया गया है, अब उन्हें काम में लौटना है, लेकिन वो नहीं लौट रहे काम पर। उन्होंने ये फैसला लिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो, उनमें से 3 नई मांगे भी है, उनमें से स्वास्थ्य सचिव और 2 अधिकारियों को हटाने की। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राहुल गांधी की, जिन्होंने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने वर्जीनिया के हर्नडन में भारतीय समुदाय से बात के दौरान ये कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बदल गया है, अब डर नहीं लगता है, डर निकल गया है। राहुल ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होता तो बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आती। चुनाव से पहले हमारे खाते सील हुए, लेकिन हम नहीं डरे। बीजेपी और आरएसएस पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को समझ नहीं आता है कि देश सबका है। आरएसएस भी भारत को नहीं समझता है। आरएसएस राज्यों और भाषाओं में भेदभाव करता है, कुछ को कमतर समझता है। 10 I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states, certain languages are inferior to other languages, certain religions are inferior to other religions, certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. तो अमेरिका की धरती से जब राहुल गांधी निशाने पर निशाने साध रहे हैं, तो बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है, वो भी पलटवार करने के लिए तैयार है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है
और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया, और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं। तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर 2 दिन पहले मिले गैस सिलेंडर के मामले में आईएस खुरासान का हाथ होने का शक है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एटीएस भी इसी मामले से, इसी एंगल से जांच कर रही है। रेलवे ट्रैक पर रखे गैस सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस के टकराने के मामले में एटीएस ने जांच तेज कर दी है। उस मामले में आईएस खुरासान पर शक गहरा गया है। 2017 में भी आतंकी संगठन मध्य प्रदेश में ऐसी ही आतंकी साजिश को अंजाम दे चुका है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर रसोई गैस सिलेंडर रखे जाने और कालिंदी एक्सप्रेस के टकराने के पीछे आतंकी साजिश सामने आने के बाद अब जांच एजेंसी गंभीर हो गई है। ये बेहद हैरान करने वाली खबर। जांच एजेंसियों ने साजिश के तार जोड़ने शुरू कर दिए। एटीएस ने अब तक कमान संभाल ली है। आतंक का के कनेक्शन, जिससे तबाही मचाने की घिनौनी साजिश थी। जी हां, के यानी कानपुर, कालिंदी एक्सप्रेस और आतंकी संगठन खुरासान। रविवार की रात कानपुर में रेल पटरियों पर रसोई गैस सिलेंडर रखा हुआ था, जिसमें गैस भरी थी। सोचिए, कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर के बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होता तो क्या होता। सबसे अहम सवाल यह कि आखिर बिल्हौर कासगंज रेलवे रूट पर आखिर ट्रेन की पटरियों पर एलपीजी गैस का यह सिलेंडर कहां से आया? किसने गैस सिलेंडर को रेलवे पटरी पर रखा और आखिर सिलेंडर को यहां रखने वाली साजिश का सच क्या है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, उससे बड़ी आतंकी साजिश का शक गहरा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस गैस सिलेंडर वाली साजिश के पीछे आईएस खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का शक है। मामले की जांच कर रही एटीएस भी इस एंगल पर जांच में जुटी है। सूत्रों की माने तो एटीएस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि इस पूरी घटना के पीछे आईएस के खुरासान मॉड्यूल का भी हाथ हो सकता है, जहां पर लड़के सेल्फ रेडिकलाइज होकर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। किसी आतंकी संगठन से ट्रेनिंग नहीं लेते, और जिस तरीके की यहां कानपुर में घटना हुई है उसमें प्लानिंग तो थी, मोटिव तो था, लेकिन एक पुख्ता आतंकी वाली एग्जीक्यूशन नहीं थी। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आईएस खुरासान मॉड्यूल ने वुल्फ अटैक करने वाले आतंकियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। आपको बता दें कि 2017 में मध्य प्रदेश में भी ट्रेन पर वुल्फ अटैक किए गए थे, लेकिन उसी के बाद से खुफिया जानकारी मिलते ही यूपी एटीएस और तेलंगाना एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर खुरासान मॉड्यूल के आतंकी सैफुल्लाह को लखनऊ में मार गिराया था। सैफुल्लाह के ठिकानों से सिलेंडर बम और आईईडी बरामद किए गए थे। तब कानपुर के जाजमऊ इलाके में कई संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हुई थी। आतंकी संगठन आईएस खुरासान पर शक गहराने के बाद अब एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। सिमर चावला, कानपुर, आज तक। और इसी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, इस कालिंदी एक्सप्रेस मामले में शाहरुख नाम के एक पुराने हिस्ट्री शीटर की तलाश है, जो अब फरार है। घटना के दिन शाहरुख को मुंडेरी गांव में देखा गया, उसके बाद से वो गायब है, उसकी तलाश की जा रही है। एटीएस ने 4 लोगों को लखनऊ से हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही एजेंसी
लखनऊ, कन्नौज समेत कई जिलों पर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। तो सिमर चावला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सिमर, जिस तरीके से अब कई नाम भी इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं, अब कन्नौज भी जो है तफ्तीश की रेंज में आ चुका है, क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? खुरासान कहीं हाथ है या फिर मामला कहीं आगे तक है? अर्पिता, मैं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना की जो जांच का है वो आज पहला ही दिन है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में भी हर पहलू पे सभी एजेंसीज जांच कर रही हैं। यही वजह है कि सरकार से अनुमति लेने के बाद भी हर एजेंसी अलग अलग दिशा में कोऑर्डिनेटेड वे में जांच कर रही है, चाहे वो यूपी एटीएस हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो रेलवे की अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। सब अपने अपने इनपुट्स कलेक्ट करके अपनी एक अलग जांच कर रहे हैं। तो ये कहीं नहीं कर सकते कि एक ही पहलू पर जांच हो रही है, अलग अलग पहलू पर जांच हो रही है। लेकिन यूपी एटीएस की जांच इसलिए अहम हो जाती है कि इस तरीके की घटनाओं में पहले भी यूपी एटीएस कार्रवाई कर चुका है और एक जो टेरर मॉड्यूल का बेहतर आइडिया है वो एटीएस को ज्यादा है फिलहाल, अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो। इसी वजह से उत्तर प्रदेश एटीएस किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रही है। और ये जो ISIS का खुरासन मॉड्यूल है, इसके बारे में जांच इसलिए करी जा रही है, वजह इसकी ये है कि जिस तरीके से कानपुर में वो इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से वो पूरी प्लानिंग और सब कुछ हुआ, एग्जीक्यूशन उस लेवल से नहीं था कि कई एक संगठन के एक साथ लोग प्रायोजित ढंग से उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो पहली चीज तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि हो सकता है कि ये किसी लोन वुल्फ का काम हो जिसने खुद से रेडिकलाइज होकर किया हो। इसकी अगर बात करी जाए तो कानपुर में ये मॉड्यूल पहले भी एक्टिव रहा है। 2017 के बाद जब एक एमपी में ब्लास्ट होता है, उसके तार जुड़ते हैं सैफुल्ला से जिसका इनकाउंटर होता है, उसके तार जुड़ते हैं कानपुर में जाजमो इलाके से जहाँ पे कई लोगों को हिरासत में लिया जाता है। तो पहले से ही शहर में ये मॉड्यूल एक्टिव रहा है, इसीलिए इस मॉड्यूल के ऊपर भी एटीएस जो है वो अपनी जांच कर रही है और पुराने अपने सूत्रों के हिसाब से जो भी नेटवर्क इसमें एक्टिव है उसको लेकर जांच कर रही है। एनआईए को एक अलग से प्रोब जो है इसमें देखा करते हुए दिख रहा है। फिलहाल जानकारी जुटाई गई थी एनआईए द्वारा कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से और आज मौके पे आकर संभवतः अपनी जांच अलग से करने पाएंगे। इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी गलत जांच कर रही है। कानपुर की बात करी जाए तो 12 से ज्यादा लोगों को डिटेन तो किया गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनकी पहुंच से दूर है, जिनकी तलाश की जा रही है सिर्फ कानपुर में। बिल्कुल। तो कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के खिलाफ आतंकी साजिश का शक गहराने के बाद जांच एजेंसियों की तफ्तीश तेज हो गई है। इस मामले में जांच एजेंसियों ने 219 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज इकट्ठा किए हैं। 100 लोगों से पूछताछ हुई है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में लेकर सवाल जवाब किए गए। साथ ही पुलिस सीरियल नंबर के जरिए इस बात का पता लगाने में जुटी है कि रेलवे ट्रैक पर रखे गैस सिलेंडर को किस एजेंसी से लिया गया। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये जो गैस सिलेंडर से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है, क्या यही एक सिरा मात्र और एक सुराग बचा है पुलिस के हाथ कुछ क्लूज इकट्ठा करने का? बिल्कुल, देखिए नेहा, ये जो गैस सिलेंडर मिला और मौका वारदात पर कुछ पेट्रोल मिले थे, एक्सप्लोसिव मिले थे, इसी वजह से जो एजेंसियां हैं, यूपी एटीएस है, यूपी पुलिस है, वो ये मानकर चल रही है कि इसके पीछे कोई आतंकी साजिश हो सकती है, कोई मॉड्यूल हो सकता है। उसके अलावा पहले से ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया था। एक पाकिस्तानी आतंकी जो इंडिया से मोस्ट वांटेड है, उसने भी अगस्त में एक वीडियो जारी किया था जिसमें अपने स्लीपर सेल को उसने बाकायदा गाइडलाइंस दी थी कि कैसे ट्रेनों को निशाना बनाया जा सकता है, उनको सबोटाज किया जा सकता है। दरअसल आतंकियों का ये प्लान होता है कि ट्रेन अगर पटरी से उतरती है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है और एजेंसियां आसानी से इस इंसिडेंट को ट्रैक नहीं कर पाती। इस वजह से जो निशाना बनाते हैं। कानपुर के आसपास की बात की जाए तो साल 2016 में भी एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 150 लोग मारे गए थे। उसमें ISI का सीधे जांच में सामने नाम आया था। तो इस वजह से जो क्राइम सीन पर जो चीजें मिली हैं, गैस मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, वहां 20 मीटर तक पेट्रोल छिड़के गए थे। जो FIR है वो एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज की गई है। इस वजह से आतंकी संगठन से फिलहाल एजेंसियां इनकार नहीं कर रही हैं और इस वजह से इस पूरे मामले को आतंकी हमले के तौर पर देखा जा रहा है और इसी एंगल पर जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो अजमेर में ट्रेन को जिस तरह से ये हरकत की गई उसको लेकर अब जांच भी चल रही है। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। रेलवे ट्रैक पर किस तरह साजिश हुई, IS खुरासान पर शक है और ATS NIA की जांच अब तेज होती हुई नजर आ रही है। हर एंगल पर अब जांच चल रही है।
वहीं कानपुर के सीपी अखिल कुमार बीती रात खुद मौके पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने जांच की। उनसे बात की आज तक संवाददाता सिमर चावला ने। क्या इन्वेस्टिगेशन कह रही है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो आपने यहाँ पे आके ऑब्जर्वेशन करी है, क्या मायने? देखिए, ये घटना कल शाम जो हुई है, जिसमें मौके पर कालिंदी एक्सप्रेस से इम्पैक्ट हुआ है एक सिलेंडर का, और एक आपको मालूम ही है कि एक बॉटल मिला है जिसमें जो एक पेट्रोल नुमा आइटम था और कुछ बारूद नुमा आइटम पाउडर टाइप का भी मिला है, जिसको हम लोग ने एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। निसंदेह एफर्ट थी कि डैमेज किया जाए ट्रेन को। उसमें हम लोग ने एफआईआर दर्ज कर दी है। विशेष टीम गठित कर ली गई है हम लोगों की, और हमारी लोकल इंटेलिजेंस विद अदर स्टेट सिस्टर एजेंसीज हम लोग हर समय प्रयास कर रहे हैं। ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं आतंकी साजिश के पीछे हो सकती है। जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, बर्स्ट नहीं हुआ, अगर सिलेंडर बर्स्ट होता तो रिपरकशंस इसके और भी हो सकते थे। क्या लगता है कि आतंक की घटना होने की बात कितनी सच है? आप लोग की प्राइमरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? देखिए, मैंने आपको कहा कि डैमेज करने का प्रयास था। अब वो किस मंशा से की गई है, जब तक हम वहां पहुंच ना जाए ये कहना अभी प्रीमेच्योर होगा, इसलिए हम लोग को पहले वहां पहुंच जाने दीजिए। तो जांच तो चल ही रही है, लेकिन इस पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। ये जो कालिंदी एक्सप्रेस हुआ है, ये प्रयोग था दूसरा गोधरा करने का। आखिर ड्राइवर को धन्यवाद देता हूं, उस ड्राइवर ने बचा लिया गोधरा होने से, क्योंकि आगे सिलेंडर, बगल में बारूद, उसके बगल में पेट्रोल, उसके बगल में माचिस, सभी ट्रैक के पास। ये क्या था? ये रेल जिहाद नहीं है तो और क्या जिहाद है? लेकिन दुख की बात है, एलओपी देश के बाहर जाकर के भारत को गाली देंगे, चाइना का ब्रांडिंग करेंगे, लेकिन ऐसी घटना पर उनकी जुबान बंद है। क्या कांग्रेस इसके पीछे काम कर रही है? आतंकी घटना की साजिश की जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आतंकवाद पर जिस तरीके का विलाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रही है, वो एक शोचनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेलवे की सुरक्षा को लेकर के 3 लाख से ज्यादा पद रेलवे की सुरक्षा के खाली क्यों हैं? तो आतंकी घटनाओं की बिल्कुल पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी इसके प्रति दोषी हैं उनके 36 टुकड़े काट के देश के विभिन्न हिस्सों में डाल देने चाहिए। बात अजमेर की, जहां पर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश मामले में आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें, मामला 8 सितंबर का रात करीब 10:30 बजे ये खबर मिली कि ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रखा हुआ है। तलाश के दौरान सीमेंट का ब्लॉक मिला, यानी कि साजिश का खुलासा यहां पर, जिसमें ट्रेन को पलटना था। लगभग 10:30 बजे रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का ये बोल्डर पाया गया। आरपीएफ ने साजिश को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई। शरद कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शरद, ये किस तरीके की साजिश का खुलासा अभी हो रहा है, कौन हो सकता है इसके पीछे? नेहा, पुलिस कुछ भी रोल आउट नहीं कर रही है। दोनों तरफ से देख रही है क्या कोई आतंकी घटना है या फिर कोई लोकल लेवल पर किसी ने इस तरह की साजिश रची है। लेकिन ये साजिश थी, ये इतनी बात तो पुलिस मान रही है, क्योंकि मांगलियावास जो जिस इलाके को चुना गया, वहां पर आप किसी गाड़ी से नहीं जा सकते। 1-1.5 किलोमीटर आपको पैदल आना पड़ेगा, और अप और डाउन दोनों जो ट्रैक हैं 1-1 किलोमीटर की दूरी पर 70-70 किलो के ब्लॉक्स रखे गए हैं, यानी एक से ज्यादा लोग थे, और दोनों ही ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और जानबूझकर वो जगह चुनी गई या फिर समय चुना गया, इसे लेकर कुछ भी पुलिस रूल आउट नहीं कर रही है। अब आरपीएफ से अजमेर पुलिस ने टेक ओवर कर लिया है जांच, और आज की खुफिया विभाग भी इसमें अब सक्रिय हो गया है कि किस तरह से लोगों की पहचान की जाए कि कौन से लोग हो सकते हैं जो इस तरह के साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। ये डीएमआरसी का ट्रैक है, और बहुत भारत के लिहाज से कहा जा रहा है कि बहुत एक जिसे भारत सरकार भी जिसे अपना प्राइस कैच कहती है कि इस तरह से हम लोग एक बड़ा डीएमआरसी फ्रेट कॉरिडोर हमने तैयार किया है मुंबई से दिल्ली तक, और उस पर इस तरह से गुड्स ट्रेन को डिरेल करने की जो साजिश थी वो कहीं ना कहीं
पुलिस भी मान रही है और इसीलिए अभी मांगलियावास थाने की पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है। जो इंटेलिजेंस के ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस तरह का मामला महाराष्ट्र के सोलापुर से भी सामने आया। 4 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर सीमेंट का पत्थर मिला था, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता की वजह से हादसा टल गया। इस मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब आपको बताते हैं करीब 1 साल में कहां रेलवे ट्रैक्स पर पत्थर या गैस सिलेंडर या अन्य दूसरी चीजें पाई गई हैं, जिससे साजिश का शक गहराता जा रहा है। 2 अक्टूबर 2023 चित्तौड़गढ़ राजस्थान, यहां पर ट्रक पर पत्थर पाया गया था। 16 जुलाई 2024 प्रयागराज यूपी में गैस सिलेंडर और हथौड़ा पाया गया ट्रक पर। वहीं 1 अगस्त 2024 को प्रयागराज यूपी में गैस सिलेंडर और साइकिल पाई गई ट्रक पर। 5 अगस्त 2024 को प्रयागराज में ही गैस सिलेंडर और साइकिल ट्रक पर पाए गए। 20 अगस्त की घटना जब प्रयागराज में ही बाइक का अलॉय और पहिया ट्रक पर पाया गया। 24 अगस्त 2024 पाली राजस्थान में पत्थर पाया गया ट्रक पर। और वहीं 23 अगस्त 2024 को फर्रुखाबाद यूपी में लकड़ी ट्रक पर रखी हुई पाई गई। 30 अगस्त 2024 को रंगारेड्डी तेलंगाना में लोहे का रॉड पाया गया। तो रेलवे ट्रैक्स पर साजिश का सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहा, जहां पर सोलापुर, जिसकी हम बात कर रहे थे, वहां पर पत्थर ट्रैक पर पाया गया।